अच्छा, वैसे तो हर माह या हर दूसरे माह ये खबर गर्दिश करने लग जाती है कि बस जी अब अनकरीब गजा में जंग बंदी का ऐलान होने वाला है और उस पर काफी काम भी हो गया है। लेकिन हमने देखा है कि अगर जंग बंदी होती भी है तो वो आर्जी होती है और फिर एक बार फिर नस्ल कुशी दोबारा शुरू हो जाती है। चुनाचे हम इन खबरों को ज्यादा अहमियत नहीं देते, इन पर ज्यादा हम बात भी नहीं करते। लेकिन अब पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ नई एक खिचड़ी पकाई जा रही है मशरक़ वस्ता में, और वो इसलिए कि अभी अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी मैं नेतन्याहू, इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल के साथ मुलाकात करूंगा अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में, और मैं उन्हें बड़ी सख्ती से इसरार करूंगा, उन्हें कहूंगा कि अब गजा में जंग बंदी का वक्त आ गया है और नेतन्याहू भी चाहते हैं बकौल डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंद हो। इसके साथ साथ मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर बात ही हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसके साथ साथ इजरायली मीडिया में कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। इजराइल हायोम में यह खबर छपी है कि सदर ट्रंप और वजीर आजम नेतन्याहू के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है एक फ्रेमवर्क के ऊपर कि अगर जंगबंदी होगी तो आपको इसका क्या मिलेगा। तो पहले तो यह है कि 2 हफ्तों के अंदर जंगबंदी का ऐलान कर दे और जंग बंद कर दे। दूसरा कि इसके बदले में हम यानी डोनाल्ड ट्रंप जो एब्राहम अकॉर्ड्स थे, मुआहिदा इब्राहिमी, हाँ यही था ना, उनको हम ना सिर्फ एक बार फिर रिवाइव करेंगे क्योंकि कुछ हद तक डोरमेंट हो गया था, लेकिन इसके दायरे को भी हम वसी करेंगे। फिलहाल इसमें बहरीन, मुत्तहिदा और हमारा मराकश और सूडान, जी मैं उसमें अभी आने वाला था। और ना सिर्फ इसमें सऊदी अरब बल्कि इसमें शाम को भी शामिल किया जाएगा, और फिर इसके साथ साथ कुछ एक नामी ग्रामी किस्म की फलस्तीनी रियासत का भी ऐलान किया जाएगा, बेशक उस पर काम हो या ना हो। अच्छा, इसके साथ साथ फिर और भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, जहां तक सऊदी अरब की बात है तो इस वक्त अगेन इजरायली चैनल i24 के मुताबिक सऊदी अरब का कहना है कि जी हम इस पर बात नहीं कर सकते जब तक ये जंग खत्म ना हो। तो अब ये दोनों चीजें यहां पर आके जुड़ जाती हैं, और इनकी अकॉर्डिंग टू इजरायली मीडिया सऊदी अरब की शिक ये है कि एक तो हमास को वहां से निकलना होगा और फलस्तीनी अथॉरिटी जो है वो वहां का कंट्रोल ले ले। मतलब कि अगर कोई थोड़ी सी फेस सेविंग किस्म की इस तरह की चीज आ जाए तो हो सकता है कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो जाए। अब जैसे आप याद दिला रहे थे कि एब्राहम अकॉर्ड्स है क्या, तो सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत ही जोशो खरोश के साथ विद मच फैनफेयर कुछ वायदे हुए इजराइल और कुछ अरब ममालिक के बीच, जिसमें बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमरात शामिल थे। मोरक्को ने भी नॉर्मलाइज कर लिया, मोरक्को की जो हुकूमत है वो काफी करीबी इत्तेहादी है इजराइल की, और सूडान ने भी करना था लेकिन सूडान की वो अग्रीमेंट को इस वक्त तक रैटिफाई नहीं किया। अच्छा, ट्रंप ने इसको एक बहुत बड़ी जीत की तरह पेश किया गया और ऐसे लग रहा था उस वक्त कि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि बाकी जो अरब रियासतें हैं, मुस्लिम रियासतें हैं मशरिक़ वस्ता में माइनस ईरान जाहिर है, वो इस पर साइन कर देंगी। अच्छा, अब गल्फ स्टेट्स और जो मुख्तलिफ अरब ममालिक हैं उनके इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने की एक वजह यह भी थी क्योंकि वो ईरान से खौफजदा थे, तो वो चाह रहे थे कि यार हमारे पास कोई पक्की सिक्योरिटी गारंटी हो। लेकिन फिर 7 अक्टूबर को हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों ने एक हमला किया इजराइल के ऊपर, और उस वक्त लग रहा था कि हमला ना सिर्फ इजराइल पर है बल्कि एब्राहम अकॉर्ड्स जिस मेज पर हो रहे थे उस मेज पर भी एक दस्ती बम फेंक दिया एक लिहाज से। लेकिन अब 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। टेल अवीव, इजरायली शहर टेल अवीव में ये जो पोस्टर है, ये जो बैनर है, पैनाफ्लेक्स है, जो भी है, ये अब हर जगह लग रहा है कि अब हम एब्राहम अकॉर्ड से आगे निकल के एब्राहम अलायंस की तरफ जा रहे हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें जाहिर है कि उर्दन के बादशाह भी हैं, लेकिन अगर आप लेफ्ट पर देखें तो शाम के जो डी फैक्टो रूलर हैं अहमद अल शरा, उनकी भी तस्वीर है। अच्छा, अब इसके साथ साथ इजरायली मीडिया में एक और खबर आती है कि असल में 13 अप्रैल को अबू धाबी में सदर अल शरा और सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स की एक मीटिंग होती है। अगेन ये इजरायली मीडिया की रिपोर्टिंग है, ये हम नहीं कह रहे। और वहां पर
और इसमें सालसी का किरदार अदा किया था, सालिस का किरदार अदा अमारात ने। और वो कह रहे थे कि जी कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में होनी चाहिए, ये जो सिचुएशन यहां पर डेवलप हो रही है। अच्छा, एक और रिपोर्ट के मुताबिक अहमद अल शरा को क्या चाहिए? अहमद अल शरा के 3 या 4 मुतालबात हैं। वो ये हैं कि एक तो आप हमारी हुकूमत को तस्लीम करें और आप मुझे तस्लीम करें एज द डिफैक्टो रूलर ऑफ सीरिया। दूसरा कि जिस शाम की जिस जमीन पर इजराइल इस वक्त काबिज है, पिछली दिसंबर से लेके अब तक, मतलब कि माउंट हरनौन, कई जो बॉर्डर के करीब जो इलाके हैं जहां पर इजराइल बाकायदा अपनी बेसिस भी बना रहा है, वो शाम को वापस मिले, इजराइल अपने हमले बंद करे शाम पर, और इन सारी चीजों की गारंटी दे अमेरिका और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब हम डिसमिस कर सकते हैं कि यार ये रिपोर्ट्स हैं, इसकी कोई इनमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन फिर एक और चीज होती है साथ साथ, और वो ये है कि आज ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें बेशतर जो सैंक्शंस लगी हुई थी शाम पर वो हटा दी गई हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ पकड़ा है, और शायद ये एक डाउन पेमेंट है, क्या कहते हैं ना, CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कि यार बयाना दिया गया है। अब तो आज मेरी बात हुई उसामा बिन जावेद से, जो एक लीडिंग मिडिल ईस्ट एनालिस्ट है, और जो एनालिस्ट होते हैं वो, मतलब आपको पता है, अपने कमरों में बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं। ओसामा जो है वो बाकायदा इन सारे ममालिक में गए हैं, अभी हाल में ही गए हैं। तो पहला मैंने उनसे सवाल यही पूछा कि ईरान और इजराइल की जंग के बाद ये जो अभी अब्राहम अकॉर्ड्स को रिवाइव और एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है, ये कितनी मुमकिन है, कितना मुमकिन है और कितना मुमकिन नहीं है? एक मकौला मशहूर है कि जब तक शाम आपके साथ शामिल ना हो, इस खत्ते में अमन नहीं हो सकता। तो यकीनन शाम की बदलती हुई सूरत हाल और उसके बाद ईरान और इसराइल की हालिया जंग की वजह से ऐसा मालूम होता है कि सदर ट्रंप, जो पिछले टर्म में खासी मेहनत कर चुके हैं अब्राहम अकॉर्ड्स पे, और सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने हरी झंडी तो करा दी है, लेकिन एक्सेप्टेंस के लिए चंद ही मुल्क तैयार हुए हैं। तो मालूम ही होता है कि सदर ट्रंप की दोबारा यही कोशिश होगी कि किसी तरीके से अब्राहम अकॉर्ड्स को दोबारा जिंदा किया जाए। और इस वक्त नेतन्याहू को अगर मशरिक़ वस्ता में इसराइल को रिकग्नाइज कराने में कोई मदद मिल सकती है तो यकीनन सदर ट्रंप से ही मिल सकती है। तो अगले चंद दिनों में पीर के रोज नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होगी और उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी, जिसमें से एक गालिबन कभी गुमान ये है कि हिस्सा शाम को अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत लाने का होगा। सदर ट्रंप ने शाम पर आयद पाबंदियां उठाने का इंदिया दे दिया है, और अब ऐसा मालूम होता है कि वहां की अब जो आने वाली हुकूमत है वो शाम के जो इक्तिसादी मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर करेगी कि जिससे उसको माली कुमक मिल सके। और वो माली आनत और मदद जो है वो जब मिलेगी जब वो सदर ट्रंप की बहुत सारे चीदा जो नुकात हैं उन पर अमल करेंगे, जिनमें से गालिब इम्कान ये है कि वो एक ये भी होगा कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन करते हैं। अब सवाल ये है कि अहमद अशरा की हुकूमत, जिसने कहा है कि इस वक्त उसकी तरजीह यही है कि शाम के लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं और शाम के हालात को बेहतर किया जाए, क्या वो इस बात पे आमादा होते हैं? और अगर हो जाते हैं तो फिर उसके पूरे खत्ते पे क्या नताइज मुरतब होंगे? क्या सऊदी अरब सालिसी का किरदार अदा कर सकता है इसराइल और फलस्तीन के दरमियान? और क्या एक टू स्टेट सोल्यूशन टाइप की कोई चीज टेबल पर है जिसके नतीजे में शायद ये मुमकिन हो कि सऊदी अरब भी इसराइल के तस्लीम करने को तैयार हो जाए? तो ये बहुत सारे मामला जो हैं वो इस वक्त गर्दिश में हैं, लेकिन जब तक बाकायदा किसी चीज का ऐलान नहीं हो जाता, जब तक बाकायदा कोई सोल्यूशन टेबल पर नहीं आते, तो हमने देखा है कि फलस्तीन में ये कत्ल गारत जारी है। और जब ईरान से जंग हुई और ईरान ने एक ऐसा जवाब दिया कि जिसमें इसराइल में हौलनाकी के वो मनाजिर देखने पड़े कि जिसमें लोग बेघर भी हुए और इमारतें भी तबाह हुई, तो यकीनन इसराइल को इस पे 2 दफा सोचना पड़ा। तो अब आने वाला 1 हफ्ता से 2 हफ्ते खासे अहम होंगे इस खत्ते के लिए, जिसमें बड़े बड़े फैसले मुतवक्के हैं। ये तो है शाम की सूरत हाल। अब जाहिर है कि खत्ते में और भी मुल्क हैं, मैं उनके बारे में भी सवाल पूछा था, लेकिन पहले एक छोटा सा वक्फा ले।
क्या इब्राहिम अकॉर्ड्स को इब्राहिम अलायंस में तब्दील किया जा सकता है? हमारी बात हो रही है उसामा बिन जावेद से। तो उसामा, अब इस खित्ते में एक और बहुत ताकतवर खिलाड़ी है इजराइल के अलावा, और वो है तुर्की। और हमें पता है कि तुर्की का क्या किरदार रहा है शाम की खाना जंगी में, और इस वक्त जो अहमद अल शरा और हयातुल तहरीर अश-शाम की जो फतेह है उसमें, तो अगर शाम और इजराइल के बीच में एक वायदा होता है, नॉर्मलाइजेशन होती है, पहला सवाल है कि तुर्की का क्या बनेगा, तुर्की का रद्द अमल क्या होगा। दूसरा कि हम बातें तो करते हैं, जैसे कि अगर मिस्र की मिसाल लें, शायद सीसी या चाहेगा कि इजराइल के साथ मुआहदा हो, लेकिन अवाम की जो वहां पर एटीट्यूड है, पब्लिक ओपिनियन हम मिस्र में देख रहे हैं और बल्कि शायद पूरे खित्ते में, अरब वर्ल्ड में देख रहे हैं, वो इसके खिलाफ है। तो इस तरह के माहौल में नॉर्मलाइजेशन क्या मुमकिन भी है? जैसे मैंने जिक्र किया, शाम के हालात ऐसे हैं कि शाम को इस वक्त कोई भी डूबते हुए तिनका मिलेगा तो शाम की हुकूमत उस बात पर आमादा हो जाएगी, क्योंकि शाम की इतनी अबतर सूरत हाल है कि जिसका आप शायद अंदाजा उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप वहां ना जाएं। वहां पे इंटरनेट के लिए जो जहां पे वाईफाई के केबल बिछाए जाने थे, वहां पे कॉपर के केबल्स बिछाए गए हैं। तो शाम जो है वो 3-4 दहाइयां पीछे है इस पूरे खित्ते से, और उनके पास उम्मीद की कोई किरण नहीं है चाहे जाके कि उन्हें किसी किस्म की माली मदद मिल सके। अब उस मदद की एवज उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें यकीनन ये बात तो कयास आराई की जा रही है कि हो सकता है कि उन्हें इसराइल को तस्लीम करना पड़े, और इसराइल की जो दरअंदाजियां हैं शाम में, उन पर भी असर तस्लीम खम करना पड़े। सवाल जो तुर्की का है, देखिए तुर्की का भी मामला एक प्रैग्मेटिक मामला है। तुर्की अपने मामलात को उस लेंस से नहीं देखता जिससे बहुत सारे दूसरे मुल्क देखते हैं खित्ते के। तुर्की को यकीनन खतरा तो है इसराइल से और इसराइल के जारहाना अंदाज से, लेकिन तुर्की के लिए भी एक ऐसा शाम जो कि तुर्की के साथ भी चल सके और इसराइल के साथ भी चल सके और दोनों जगहों पे जंग ना हो, गालिबन तुर्की के लिए भी काबिल कबूल होगा। और आपके सवाल का तीसरा हिस्सा कि जी अवाम क्या सोचती है, तो इस पूरे खित्ते में तुर्की को अगर हटा दीजिए तो मशरिक़ वस्ता के जितने ममालिक हैं वहां पे अवाम की सोच, अवाम का गम, अवाम का गुस्सा, अवाम के तासुरात फ़लस्तीन के लिए और उनके हुक्मरानों का किरदार दो मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ चीजें हैं। तो हुक्मरानों की फैसले जो है वो यकीनन इस खत्ते में अवाम के जो उनके अवाम की जो उम्मीदें हैं और अवाम की जो तवक्कुआत हैं उसका मजहर नहीं होते। तो इसलिए लगता ये है कि अगर ये डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ कि जी फ़लस्तीन में खूनरेजी बंद करने के लिए, फ़लस्तीन की कोई छोटे मोटे रियासत तस्लीम करने के लिए, फ़लस्तीनियों को एक सांस लेने के लिए अगर इब्राहिम अकॉर्ड का एक लॉलीपॉप इस खित्ते में दे दिया जाता है और इसराइल कुछ दिन के लिए जारियत कम कर देता है, तो गालिबन लोगों के लिए शायद काबिल कबूल हो। लेकिन जब तक ये हो नहीं जाता तो ये तमाम बातें कयास आ रही हैं। और वैसे भी अवाम को कोई उस वक्त तक नहीं पूछता जब तक अवाम अपनी दहलीज तक ना पहुंच जाए और आपके दरवाजे ना तोड़ रहे हों। जैसे हमने अरब स्प्रिंग में वैसे ये कई बार देखा है। अच्छा, अब जहां तक दूसरी बार अरब ममालिक की बात है तो मोरक्को तो पहले से ही ऑन बोर्ड है। लिबिया ना इधर है ना उधर है, वो तो वैसे ही वहां पर कई सालों से खाना जंगी चल रही है। अल्जीरिया का मुश्किल है और सूडान पे इस वक्त सवालिया निशान है, लेकिन इनकी कोई इतनी अहमियत भी नहीं है। सवाल फिर ये बनता है कि पाकिस्तान का क्या होगा अगर ये सिनेरियो हमारे सामने आता है। तो आपको याद होगा कि 2020 में जब इब्राहिम अकॉर्ड साइन भी हुए थे, यहां पर बहुत डिबेट हुई थी कि क्या पाकिस्तान पर दबाव आएगा या नहीं, और अमूमन हमारी नजरें होती हैं सऊदी अरब की तरफ कि अगर सऊदी अरब से हम लीड लेते हैं, जो एटलीस्ट माजी में हमने ये देखा, इस वक्त क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन यही सवाल नदीम मलिक साहब ने अपने टीवी शो पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा, तो सुनिए उनके जवाब। खबर ये भी है कि इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर सऊदी अरेबिया और उसके बाद आप दोनों के साथ प्रेशर आ रहा है। चलें, जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक स्टेटस को जो मेंटेन किया हुआ था इसराइल ने, और इसराइल जो है वो उसका एक मॉरल हाई ग्राउंड भी झूठी सच्ची उसने क्लेम की हुई थी ना, उनके पास वो मॉरल हाई ग्राउंड रही है। उन अकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। उसके ऊपर आपने कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की है इंटरनल? नहीं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेफिनेटली
जो है कॉन्टिन्यूसली हो रही है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन उसका रिस्पांस तो तभी हम देंगे ना कि भाई जब हमें ये प्रपोजल जो है कहा जाएगा कि ये इसका अकॉर्ड का हिस्सा बने। तो ना हाँ में जवाब है ना में जवाब है, बट दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ कुछ क्लिप्स हमने चलाए हैं, तो इसके एकदम बाद वो ये भी कह रहे हैं कि जी जो इस वक्त जो दुनिया का जो माहौल चल रहा है कि जो बड़ी पावर्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो अपनी जगह इंप्लीमेंट करना अब इतना आसान नहीं रहा। और फिर उन्होंने फलस्तीन की मिसाल दी है कि जिस तरह वो अभी तक उनका सर नहीं झुका, तो ये चल रहा है। अच्छा, जो गुफ्तगू हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, फलस्तीन ये गजा में जंगबंदी हो जाएगी इसलिए कि गजा में अब कुछ रहा नहीं है मजीद तबाह करने को, अनलेस ये कि आप मजीद इंसान मारते चले जाएं, लेकिन कब तक मारे जाएंगे। तो जंगबंदी में इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं अब कोई हर्ज नहीं है और उसकी कीमत बहुत भारी वसूल की जाएगी। अच्छा, यानी हम तुम्हें फिलहाल नहीं मार रहे, थोड़ा सा आराम कर लो, बाद में देखेंगे अगर तुमने दोबारा सर उठाने की कोशिश की तो इस लिहाज से जंगबंदी लगे। दूसरे ये कि दो रियासती हल तो अब गया, पहले भी नहीं था, तो अब ये है कि अगर कोई महमूद अब्बास जैसा सदर मिल जाता है तो दो रियासती हल में भी क्या कबाहत। महमूद अब्बास सर तो रोजाना कहते हैं कि सर आपका भाई मौजूद है। तो विन विन सिचुएशन है इसराइल और अमेरिका के लिए। शाम के इलाके पे इसलिए कब्जा किया गया था पिछले 4 महीने में कि वो कहे भाई साहब कम से कम यही इलाके छोड़ दो, गोलान को दफा करो, बाद में उसकी बात कर लेंगे। और अब उसकी बुनियाद पे ये जो नए इलाके हैं इसकी बुनियाद पे शाम से कहा जा रहा है कि पहले साइन करो तब हम इलाके छोड़ देंगे और खबरदार गोलान का जिक्र नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, वहां से भी फेज्ड विथड्रॉल वो देखेंगे हम।